श्री सुवर्णलाल वज्राचार्य सर, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश हिंदी में बोलने की करूँगा। अन्यथा उसका भाव समझने की कोशिश करिएगा। वाक्यों में गलतियाँ हो सकती है। सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर नंद बहादुर सिंह जी, मुख्य अतिथि नेपाल के लोकप्रिय नेता देवेंद्र राज कण्डेल जी, 20 वक्तव्य मार्फत हम लोगों को जगाने, ऊर्जा प्रदान करने वाले प्राध्यापक हर्ष कुमार सिन्हा जी, विशिष्ट अतिथि नेपाल की सशक्त महिला नेत्री पुष्पा भुषाल जी, इस विद्यापीठ के प्राचार्य प्रदीप कुमार राव जी र संचालक सुबोध जी र अग्रासन में रहने वाले नेपाल से पधारे एवं यहाँ के विशिष्ट व्यक्तित्वों संपूर्ण को मेरी व्यक्तिगत और नेपाल की तरफ से, मेरे विद्यापीठ की तरफ से यहाँ सबको नमन प्रकट करता हूँ। वास्तव में भारत नेपाल सांस्कृतिक अंतर संबंधों की विकास यात्रा अतीत से वर्तमान तक, ये इतना महत्वपूर्ण विषय में जो गोष्ठी आयोजन किया गया है, इस गोष्ठी के लिए आयोजक मित्रों प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में हम लोग जब छोटे से बड़े होने लगे, बुझने लगे, जानने लगे, तो हमने एक संकल्प सुना। उस संकल्प में लिखा था, भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे नेपाल। तब आता था नेपाल। भारत से जुड़कर हमारा सांस्कृतिक कर्म का शुरुआत जो है, हमारे संकल्प में भी हम भारतवर्ष और भरतखंड, अर्थात भारतवर्ष का अर्थ केवल भारत नहीं, भारोपेली परिवार कह के हम जो विश्व के भाषिक परिवार के संदर्भ में समझते हैं, वहां से इसका जन्म है। मैंने थोड़ा इतिहास पलटाने की कोशिश की, थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश की, तो अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया राम के समय का प्रसंग। वास्तव में राम त्रेता युग के थे। राम के चरित्र को बाहर लाने वाले व्यक्तित्व वाल्मीकि उसी समय के, उसी युग के थे। मगर वाल्मीकि को हम लोग भैंसालोटन नेपाल के जन्म का आधार वहां मानते हैं। भारतवासी भी उसी क्षेत्र को, भैंसालोटन को वाल्मीकि का आश्रम जन्मस्थल मानते हैं। वहां से हमारी सांस्कृतिक यात्रा एक किस्म का प्रारंभ देखा जा सकता है। जब मैंने रामायण के ही प्रसंग में थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश की, तो दो बातें, छोटी सी घटना मैं बताता हूँ, उससे संपूर्ण अतीत प्रश्न हो जाएगा। एक बड़े वृक्ष में जो है काग बैठा कर, वास्तव में उसका घर जो है गिद्ध का था, मगर वहां काग का झुंड आकर उसको कब्जा किया। तब राम के यहाँ न्यायालय में पहुंच के लोगों ने बताया कि ये तो हमारा था, मगर काग ने से हड़प लिया। जब ये बात हुई तो राम ने सुनवाई लक्ष्मण को जिम्मा दी थी, लक्ष्मण से सुनवाई पूरा हो न सकी, राम ने निर्णय करना पड़ा। तो उस रुख का कितना साल का इतिहास है ये पता लगाकर राम ने जो है, वास्तव में एक गिदड़ का ही वासस्थान था। काग ने जो है गलत दृष्टि दी, इसीलिए काग का 2 आंख में से 1 आंख को जो है उस समय ले लिया था। अर्थात गलत दृष्टि, नियत खराब होने से, कानून के विद्यार्थी लोग इसको देवानी मुद्दा के रूप में देखते हैं। राम राज्य के देवानी मुद्दा के रूप में हम लोग भाषा साहित्य के विद्यार्थी और ये समाज सुधार के संबंधों के विद्यार्थी जो है, एक अर्का को के प्रति जो संबंध होना चाहिए उसमें चाहे आत्मीय भाव, अपना भाव होना चाहिए। अर्का को हड़पने का अथवा अर्का का घर वासस्थान को लेने का गलत नियत रखने से जो है संबंध में खराब स्थिति आती है। इस किस्म का भाव जो है हम लोग उससे पूछते हैं। दूसरा प्रसंग जो है उसी में संदर्भ में, एक बार एक पंडित जी जा रहे थे, पंडित जी को जो है कुत्ता साइड में भौंक रहा था, मगर पंडित जी ने लट्ठी से मार दिया। ये जो है फौजदारी मुद्दा हो गया कानूनी भाषा में। राम के यहाँ पहुंचा घटना, राम जी ने जो है क्यों मारा? कुत्ता हमें भौंक रहा था, टोकने वाला था, टोका तो नहीं था, नहीं,
आशंका के आधार पर तुमने फैसला ही मार दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फैसला क्या दिए कि उसको जो है महंत बना दिए उस ठाव का मुख्य। निर्णय सुनने के बाद सब लोग हंसने लगे, कैसा राम राज्य है, जिसने दंड दिया, गलत पशु को पिटा, उसको जो है महंत बना दिया गया है, मठाधीश। तब राम ने उसी को कहा कि क्यों ऐसा किया गया है, तो पूर्व जन्म में जो मठाधीश था, मैंने गलत किया था, इसलिए जो है इस योनि में कुकुर बनना पड़ा, कुकुर के रूप में हमारा संबंध हुआ था। इस तरह से जो है संबंध को अतीत अर्थात ये सब प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं। हम लोग यदि अपने को समाज में, राष्ट्र में स्थापित करना चाहते हैं तो नेपाल भारत सांस्कृतिक संबंध को जब अध्ययन शुरू करें तो वेद, 4 वेद, एक वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, हम भी वही कहते हैं नेपाल में। दूसरा वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा ही ब्रह्म है, हम भी वही कहते हैं। तीसरा वेद कहता है तत्त्वमसि, त्यो तिमी नहीं हो, हामी नेपालीमा त्यो भन्छौँ हैन। इस तरह से तीसरा वेद कहता है। चारों वेद का जो निष्कर्ष है वो एक ही है, हम फर्क नहीं हो सकते इस आधार में भी। उसी तरह अभी पूर्ववक्ता विद्वान व्यक्तित्व ने भी नाम उल्लेख लिया है ना, बुद्ध वास्तव में नेपाल में जन्मे, मगर बुद्धत्व जो है भारत में आकर उन्होंने प्राप्त किया। बुद्ध के रूप में जो उनका ख्याति हुआ वो भारत में हुआ है, जन्म नेपाल में, कर्म भारत में। हम लोग भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जन्म नेपाल में हुआ है, हमारा पठन पाठन शिक्षा दीक्षा भारत में। अभी मंचस्थ व्यक्तियों का भी परिचय में हमने सुना। ये है, ये सांस्कृतिक सहसंबंध की एक निरंतर की यात्रा है। हम लोग भी कल के दिनों में जब आज भी हमारे यहाँ पठन पाठन होती है तो रामायण महाभारत यहीं से शुरू होता है। महाभारत का सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन महाप्रबोध, कल के दिनों में जब व्यक्ति को दीक्षित करना होता था तब ये मंत्र पढ़े जाते थे। आज भी यही मंत्र पढ़े जाते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कौरव और पांडव दोनों के गुरु कृपाचार्य थे, उन्होंने जो है सत्यम वद पढ़ाया और लोग तो कहे 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में हम बुझ गए, समझ गए। युधिष्ठिर कहते हैं कि 6 महीने हुआ हम तो समझे ही नहीं, 1 वर्ष हुआ वो कहते हैं कि हम समझे ही नहीं, सत्यम वद का अर्थ जानते ही नहीं। 1 वर्ष बाद उन्होंने कहा कि मैं जान गया अब, क्योंकि वर्ष दिन तक उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन को, परिवेश को, ऋतु परिवर्तन, समाज परिवर्तन के बीच भी सत्यम वद का अनुसरण किया, पालन किया, तब जाके उन्होंने सत्यम वद का अर्थ समझा। वैसे ही हम भी नेपाल भारत के बीच का जो संबंध है उसको समझने के लिए केवल ओठ से बोलने से अथवा 2-4 शब्द लिखने से नहीं, अंतस्करण से उसको पालना करने से भारत नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। ये मेरी व्यक्तिगत धारणा हो सकती है, राजनीतिक रूप में मैं बात नहीं करूंगा, मगर साहित्य के संदर्भ में देखा जाए, साहित्य का शुरुआत हम लोग ढूंढे तो वहां भी संबंध समान है। वीर धारा से नेपाली भाषा साहित्य की शुरुआत होती है, यहाँ भी वीर धारा की रचनाएं प्रारंभ में मिलती हैं। उसके बाद भक्ति धारा, उसके बाद श्रृंगारिक धारा अथवा यहाँ पर रीतिकाल कहते हैं। साहित्यिक संबंध भी पुरानी है, हमारे जन्म से मृत्यु तक के संस्कार भी समान है। हम वहाँ पर जन्म लेते हैं, हमारे जब व्रतबंध करने होते हैं तो तीर्थस्थल खोजते हुए हम बनारस पहुँचते हैं, हरिद्वार पहुँचते हैं। हमारे कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो हम अस्थि कलश लेके मणिकर्णिका में पहुँचते हैं। यह सांस्कृतिक संबंध जो है जन्म जन्मांतर से, हमारे देवता एक हैं, हमारे प्रमुख ग्रंथ एक है, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे आरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, पिछला गीता है एक सशक्त माध्यम। हम भी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, वही कृष्ण को, उसी भावना को हम भी पालना करते हैं, हम भी उन्हीं भगवान को मानते हैं। धार्मिक अनुयायियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी शंकराचार्य जी का दर्शन, शंकराचार्य जी का वेदांत हम भी वही अनुसरण करते हैं। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, सभी आचार्य जो भी भूगोल में जन्मे हो, लेकिन आज हम उन्हीं को अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं का विचार को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो
सांस्कृतिक संबंध केवल भूगोल के आधार में, बसोबास के आधार में नहीं, हमारे जो चिंतन है, हमारे परंपरा है, हमारे जो इतिहास है, हमारे जो जीवन पद्धति है, इसके आधार में निर्धारित हो रहे हैं। मैं हिंदी में बोलने का मेरा अभ्यास नहीं, इसलिए मैं जो चाह रहा हूँ वो बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तब भी एक दो बात और कह के मैं अपना विश्राम लेना चाहता हूँ कि वास्तव में हम जिस जगह पर आज उपस्थित हैं, ये हमारा अपना घर लगता है हमें। हम अपने घर ठान के यहाँ आते हैं र यहाँ के सभ्यता, यहाँ का संस्कार, हमारा खान पीन, रहन सहन, रीति रिवाज, हमारे बोली चाली में थोड़ा परिवर्तन हो। भाषिक दृष्टि से देखा जाए तो फिर संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश होते हुए हिंदी का भी जन्म हुआ है, नेपाली भाषा का भी संस्कृत से अपभ्रंश होकर प्राकृत, संस्कृत में हस्त, प्राकृत में आते हुए हत्थ, नेपाली में हाथ, नहीं, कर्ण, कन्न, कान, इस किस्म से भाषिक विकास भी संस्कृत से परंपरा, वहां से भी हमारी संस्कृति जुड़ती है। संस्कृत के हरेक ग्रंथ अथवा संस्कृत से कर्मकांड, संस्कृत अथवा ज्योतिष, संस्कृत अथवा इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, व्याकरण, पाणिनि को आप लोग अपने ठाव का मानते हैं। हमारे अर्घाखांची में पुष्पा जी का वहां घर है, पाणिनि गांव पालिका, पाणिनि, हम लोग वहां गांव पालिका का नाम ही पाणिनि, उस ठाव में उन्होंने साधना किया था, ऐसा प्रमाण मिलता है। व्याकरण के सूत्रों में भी ठाव ठाव में उसका उल्लेख किया गया है, पाणिनि वहां। इसी तरह से हमारे संबंध जो है एक नहीं, तक्षशिला में उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन उसका प्रचार प्रसार जो है नेपाल में जाकर किया, तपस्या जो है कईयों ऋषियों ने हमारे हिमालय में जाके की। इस तरह से नेपाल और भारत के बीच का संबंध, ये नंग्र मासु बोलते हैं हमारे यहाँ एक भनाई है, विद्या हराए काशी जानु, न्याय हराए गोरखा जानु। यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो काशी जाओ, न्याय चाहते हो तो गोरखा जिला, गोरखा गोरखनाथ हमारे भी कुल गुरु हैं, राष्ट्र गुरु हैं, उनका महत्व वहां भी यहाँ से कम नहीं है। अतः अच्छे लोग, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार संस्कृति से ऊपर होते हैं। संस्कृति उसको सम्मिलन करती है। वास्तव में हमारे जो किस्म का सोच है, भावना है, बाहरी जो आवरण है, इसमें पृथकता होते हुए भी आपके मन में जो विचार, जो भावना, जो चेतना है, आप भी भामह की काव्य शब्दार्थों सहितो काव्यम पढ़ाते हैं, सर्गबंधो महाकाव्यम, इस तरह से उसका परिभाषा करते हैं। हम भी वही पढ़ाते हैं, वही पढ़ते हैं, चाहे पठन पाठन की माध्यम हो, चाहे जीवन पद्धति की माध्यम हो, चाहे हमारी सोच की माध्यम हो, चाहे हमारा जीवन शैली हो, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये संस्कृति जो है अटल और परंपरा से निर्देशित है। इसमें मैं व्यक्ति खराब हो सकता हूँ परंतु हमारा संस्कार, चरित्र, हमारा जो चिंतन वो खराब नहीं हो सकता, क्योंकि भारत और नेपाल दो होते हुए भी एक देश है। इनको जोड़ने का कार्य मैं एक उदाहरण से देना चाहता हूँ। वास्तव में इस गोष्ठी ने, बिजली तो यहाँ बल रही है मगर कहीं से स्विच ऑन करने पर बली है, वैसे ही हमारे अंदर वो सांस्कृतिक जागरण चेतना तो थी। आज के इस कार्यक्रम ने स्विच ऑन करने का काम किया, जगाने का काम किया है। इसके लिए आयोजक मित्रों को हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात यहीं विश्राम देता हूँ। सरस्वती नः शुभकामयश्च करत।